हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है वाई वेस्ट यूपी इज रिच बट द ईस्ट यूपी इज पुअर। ओके। शायद ये ये जो वहाँ की स्टेट जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर पंजाब के सीएम हैं या पंजाब का जो भी सीएम बनता है मोस्टली वो लाहौर के या उन हाँ, और एरिया से उस होते हैं। एरियाज तो में वो वाला एरिया ज़्यादा डेवलप होता डेवलप है होता और है और दूसरा दूसरा एरिया इस तरीके से। पर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जिन पे गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो वो ज़्यादा ज्यादा काम काम करती करती हैं हैं और और कुछ इसी एरियाज पे वजह नहीं नहीं। करती। तो खैर स्टार्ट बाकी करते हैं, वीडियोस वीडियो में को देखते हैं देखें क्या, और इसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लाजिम लीजिए। से। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं फिलहाल नोएडा में रहता हूँ और जब भी मैं उत्तर प्रदेश के किसी अन्य भाग से नोएडा की तरफ जाता हूँ तो मुझे एक डेवलपिंग यूपी की छवि दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड क्लास हाईवे से लेकर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इंडस्ट्री सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं कुछ काम से बिहार गया, पर फिर जब मैं बाई रोड बिहार से यूपी वापस आया तो मैंने एक कंप्लीटली ऑपोजिट पिक्चर देखी जो नोएडा वाले यूपी से बिल्कुल अलग थी। और रास्ते भर में यूपी के इन दो अलग अलग तस्वीरों के पीछे का कारण सोचता रहा। घर आकर जब अच्छा, बिहार और यूपी बिल्कुल ना, मतलब साथ साथ हैं, लेकिन मैंने ना अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी देखा है, बहुत सारे जो लोग काम करने के लिए आते हैं जॉब्स के लिए, मतलब हाई फाई जॉब्स के लिए नहीं, छोटी मोटी जो जॉब्स के लिए आते हैं, तो वो इंडिया से जो भी लोग होते हैं तो मोस्टली बिहार से होते हैं। तो उससे भी लगता है कि वहाँ के मतलब हालात बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं मैंने है। इस पर थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे सामने निकल कर आया यूपी में रीजनल डिस्पैरिटी का सच। अब जरा इस मैप को हाँ। ध्यान से देखिए, जिसमें उत्तर प्रदेश को 4 रीजन्स में सब डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न यूपी या पश्चिमांचल, सेंट्रल यूपी या मध्यांचल, ईस्ट यूपी या पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन। इसमें दो रीजन्स ऐसे हैं जिनके बीच सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। एक तरफ है हायर डेवलपमेंट वाला वेस्ट यूपी और दूसरी तरफ है लोअर डेवलपमेंट वाला ईस्ट यूपी। और इस समस्या में हम्म। डीप डाइव करने के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर ये पर्सपेक्टिव सिर्फ मेरा नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी था। यही कारण है कि 2011 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी ने एक असेंबली रेजोल्यूशन पास किया था ताकि उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, जो कि वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंडी थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी ना मिलने पर ऐसा हो नहीं सका। पर डेवलपमेंट की यही डिस्पैरिटी हर इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के डिवीजन की डिमांड को सामने लेकर आती है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा भी क्या डिफरेंस है यूपी के इन दोनों पार्ट्स के बीच। तो चलिए मैं आपको ये डिफरेंस डेटा के थ्रू समझाता हूँ। ओके, एक जिले की इकोनॉमिक यहाँ से समझ प्रॉस्पेरिटी को आएगी। नापने के लिए आप जिले की प्रति व्यक्ति आय और ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जिले की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिलों को देखें तो उसमें मैक्सिमम 7 डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट यूपी से आते हैं, जो हैं गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, एटा, आगरा, अमरोहा, गाजियाबाद और हापुड़। 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हैं जिनका नाम है लखनऊ और कानपुर नगर, और एक डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। हमीरपुर अच्छा, लखनऊ बुंदेलखंड यहाँ रीजन से से है। है। यानी ईस्ट यूपी का एक भी डिस्ट्रिक्ट आपको टॉप 10 में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात आती है बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट्स की तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स ईस्ट यूपी के ही हैं, जिनका नाम है आजमगढ़, चंदौली, सिद्धांत नगर, देवरिया, बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और बलरामपुर। वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी का डिफरेंस इतना ओह। ज्यादा है कि इस लिस्ट में टॉप डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर का पर कैपिटा डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बलरामपुर के पर कैपिटा डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 20 गुना ज्यादा है। यानी सिर्फ विजुअली पर ही नहीं कैपिटा। बल्कि डेटा भी इस बात को बैक करता है कि यूपी की दो तस्वीरें हैं, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी। बट द बिग क्वेश्चन इज कि इसके पीछे के क्या कारण है, ये डिस्पैरिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट ये फर्क कम क्यों नहीं हो रहा, और क्या अभी भी कुछ सॉल्यूशंस बचे हैं जिनका यूज करके इस डिस्पैरिटी को कम किया जा सकता है। पर आइए सबसे पहले जानते हैं इस डिस्पैरिटी के पीछे के कारणों को। ओके, एग्रीकल्चर लैंड। पहला रीजन है Rest up। एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश की लगभग 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर अपने लाइवलीहुड के लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पाए जाते हैं बेहद फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी हाई है। और इसीलिए वीट, पोटैटो, वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, मशरूम, मैंगो और टोटल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में यूपी पूरे देश में नंबर 1 है। इंडिया का लगभग 25% से ज्यादा वीट और 10% से ज्यादा राइस उत्तर प्रदेश से ही आता है। इसके साथ यूपी पूरे नाइस। इंडिया का लगभग 50% उगता है। शुगर केन प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए इसे शुगर केन बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
लेकिन ईस्ट and यूपी और all वेस्ट of यूपी के India. एग्रीकल्चर आउटपुट में काफी डिफरेंस है। वेस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग जैसी एलाइड एक्टिविटीज से आउटपुट की टोटल वैल्यू में 49.6% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि ईस्टर्न रीजन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 27.7% है। अगर इसे नंबर्स में Okay. लिखें तो वेस्ट यूपी में पर हेक्टेयर 2.82 टन का प्रोडक्शन होता है, जबकि ईस्ट यूपी में 2.31 टन का ही प्रोडक्शन होता है। सिर्फ यही नहीं, एग्रीकल्चर की वजह से वेस्ट यूपी में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, जबकि ईस्ट यूपी को ये बेनिफिट नहीं मिला। पर फिर से वही सवाल उठता है कि आखिर एग्रीकल्चर वेस्ट यूपी में इतना आगे क्यों है। अब देखिए, इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन इरिगेशन सिस्टम, पानी का जो भी, वेस्टर्न यूपी हाँ। में ईस्टर्न यूपी के मुकाबले काफी वेल डेवलप्ड है। अच्छा। डेटा बताता है कि वेस्टर्न यूपी के 90% से ज्यादा हिस्से में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि ईस्ट यूपी के सिर्फ 77% हिस्से में ही इरिगेशन सिस्टम प्रेजेंट है। हालांकि दोनों रीजन्स में रिवर्स की एडिक्वेट प्रेजेंस है, लेकिन जब बात आती है कैनाल्स की, उत्तर प्रदेश के मेजोरिटी कैनाल्स यूपी वेस्ट को इरिगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपर गंगा कैनाल, जिससे देखो यही प्रॉब्लम आता है। अगर तो इस एरिया में भी अगर ये नहरें वगैरह बनी हुई होती, नहर जो होती है पानी के लिए, नहरें सिस्टम बनाया जाता है, अगर वो उस एरिया में बना होता उसमें भी ऐसे ही एग्रीकल्चर का काम हो रहा होता। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट मिलता है। ईस्टर्न यमुना कैनाल से बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इरिगेट होते हैं। अगर आगरा कैनाल से आगरा और मथुरा को फायदा मिलता है, और लोअर गंगा कैनाल आगरा बुलंदशहर, भी यहीं पे फतेहपुर, है। प्रयागराज, अलीगढ़, मैनपुरी और गाजियाबाद में सिंचाई को बेटर भी। बनाता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की लॉन्गेस्ट कैनाल यानी शारदा अच्छा, कैनाल ये भी दूसरा वेस्टर्न आगरा यूपी के ना हो। डिस्ट्रिक्ट को ही ज्यादा बेनिफिट करती है, जिसमें पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर और हरदोई शामिल है। दूसरा रीजन है दोस्तों लैंड ओनरशिप पैटर्न। डेटा बताता है कि ईस्ट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिनल फार्मर्स देखने को मिलते हैं, यानी ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड अवेलेबल है। 2013 के इस डेटा के अकॉर्डिंग ईस्ट यूपी में 84% किसान ऐसे थे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। वहीं वेस्ट यूपी में ऐसे किसानों का परसेंटेज 70% है। जनरेशंस के साथ लैंड फ्रेगमेंटेशन के चलते आज लगभग 11 साल बाद मार्जिनल फार्मर्स का नंबर और ज्यादा बढ़ चुका है। पर इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए 1966-67 में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जैसे एग्रीकल्चर के मॉडर्न मेथड्स और टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन पर फोकस किया गया था। अब जिन फार्मर्स के पास लार्ज फार्म्स अवेलेबल थे, उनको इसका ज्यादा फायदा मिला क्योंकि उनके लिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना इकोनॉमिकली फीजिबल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 20 हेक्टेयर जमीन है तो आपके लिए ट्रैक्टर खरीदना बेनिफिशियल होगा, मगर 1 हेक्टेयर जमीन के लिए ट्रैक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल नहीं है। स्पेशली ये बात उस टाइम की है जब देश के लोन और फाइनेंस सेक्टर देश के किसानों के लिए आज के जितने एक्सेसिबल नहीं थे। यही रीजन है कि डेटा बताता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा उनको मिला जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड थी। इस रीजन की वजह से मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाली फैमिलीज में ह्यूमन रिसोर्सेज की भी काफी वेस्टेज होती है, क्योंकि जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके एक पर्सन ही पूरी फार्मिंग अकेले कर सकता है, वहीं टेक्नोलॉजी के बिना परिवार के सभी लोग इस 1 हेक्टेयर लैंड में एम्प्लॉयड रहते हैं, जो अदरवाइज दूसरी जॉब करके फैमिली इनकम में एडिशन कर सकते थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते वेस्ट यूपी को जो फायदा मिला उसने वेस्ट यूपी को काफी आगे पहुंचाया, और उस वक्त वो डिफरेंस इतना ज्यादा था कि आज भी एग्रीकल्चर के मामले में ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी के काफी पीछे चल रहा है। ये बात राइट है। अगर एक बंदे के पास बहुत सारी ज़मीन हो तो वो इन चीज़ों पे खर्चा कर सकता है। अगर एक बंदे के पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो इतना ट्रैक्टर लेके इतनी सारी मशीनरी लेके खड़ी कर दे सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन के लिए, उसको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये है अच्छा, मतलब वो दूसरा तो भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बात कही थी, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। ये फ्रेज जितना इंटरनेशनल रिलेशंस में कारगर है, उतनी ही कारगरता है इसकी नेशनल डेवलपमेंट में, और ये बात यूपी के दोनों रीजन्स के केस में भी लागू होती है। एक तरफ है वेस्ट यूपी, जिसके नेबरहुड में है नॉर्थ इंडिया का सबसे तेजी से डेवलप होने वाला दिल्ली एनसीआर रीजन। वहीं दूसरी तरफ है ईस्ट यूपी, जिसके नेबरहुड में है बिहार। वेस्ट यूपी की नेबरहुड की बात करें तो दिल्ली में हैवी माइग्रेशन को रोकने के लिए और पॉपुलेशन एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए एक इकोनॉमिक क्लस्टर को डेवलप किया गया। इसका नाम था
एनसीआर। प्लान था दिल्ली के अराउंड ऐसे मैग्नेट टाउन डेवलप किए नेशनल जाएं कैपिटल जो दिल्ली का रीजन। ऑल्टरनेटिव बन सके और दिल्ली की तरफ भागने वाले माइग्रेंट्स को डाइवर्ट किया जा सके। इसी के चलते एनसीआर बनाया गया, जिसमें पूरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स और उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। उत्तर अच्छा, प्रदेश के 8 जिलों पर नजर डालें तो इनके नाम ये ऐसे ही होता है एनसीआर में, मतलब शामिल किया अगर, क्योंकि सब के सब जिस टाइम पे लोग कैपिटल की तरफ आना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर रश बनेगा और वो कंट्रोल नहीं होगी इनसे पॉपुलेशन, तो इसलिए पूरे के सारे को कैपिटल बता दो कि ये सारा का सारा कैपिटल है और लोग फिर खुशी खुशी उन एरियाज में रह भी लेंगे। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स दोस्तों वेस्ट यूपी का पार्ट है। आज एनसीआर की हाँ। जीडीपी $370 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसका काफी बड़ा बेनिफिट वेस्ट यूपी को भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध नगर, जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख है, लेकिन इसकी जीडीपी लगभग $26 बिलियन है। सिर्फ यही नहीं, गौतम बुद्ध नगर का पर कैपिटा इनकम $10,000 है, जो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट है। क्योंकि एनसीआर का पार्ट होने की वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिली, जिसकी वजह से बेटर रोड्स और फैसिलिटीज बनाई जा सकी। इसके साथ ही ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को नजर में रखते हुए गौतम ज्यादा बुद्ध बिजनेसेस नगर। और इन्वेस्टर्स यहाँ अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से न सिर्फ जॉब्स क्रिएट हुई बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। और गौतम बुद्ध नगर की तरह ही बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी का फायदा मिल रहा है। यही रीजन है कि अब एनसीआर की सफलता को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट भी स्टेट में ही लखनऊ कैपिटल रीजन प्लान कर रही है। इसके 2 नोड्स होंगे, लखनऊ और कानपुर, और ये दोनों सिटीज NCR। यूपी के ग्रोथ का काम करती हैं। इसीलिए इन सिटीज के आसपास टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। इन डिस्ट्रिक्ट्स में बेटर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होम और उन्हें आपस में एक्सप्रेसवेज और एयर रूट से कनेक्ट भी किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ और कानपुर को एक हाई स्पीड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। नाइस। इसके अलावा यूपी में 6 रीजनल डेवलपमेंट जोन भी सेटअप किए जाएंगे, जो मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और झांसी में सिचुएटेड होंगे। और ये सब 5 साल में उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के प्लान का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, सारे प्लान और डेवलपमेंट के बीच ईस्टर्न यूपी को उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इसमें ईस्ट और वेस्ट जो भी है यूपी का, मुझे अच्छा इससे पहले ये चीज़ पता थी कि इन्होंने एक्सटेंड किया था। न्यू दिल्ली भी इसी में आया था एनसीआर, ये जो पूरा एक कैपिटल को इन्होंने बड़ा किया। पाकिस्तान में भी सेम इसी तरीके का एक हुआ है। इस्लामाबाद पहले कितना सा था, छोटा सा था इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद के भी एरियाज़ को इन्होंने एक्सटेंड किया है, काफ़ी दूर दूर बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादा। कॉलोनीज़ हैं जिनको इस्लामाबाद का नाम दे दिया गया, जिस वजह से दूसरे शहरों से आए हुए लोगों को उनको यही यही लगता है कि वो मतलब इस्लामाबाद में ही में रह रहे हैं। तो लेकिन वो इस्लामाबाद से हट के काफ़ी दूर जगह हैं, लेकिन एक नाम सेटिस हाँ। इस्लामाबाद की, लेकिन वो टेरिटरी तो आ गई ना, हाँ, इस्लामाबाद वही की ना, नाम टेरिटरी में इस्लामाबाद आ है। गए और नाम लग गया कि यार हम लोग इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं। और जो आपके आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उसके ऊपर आपका एड्रेस आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक खुशी हो जाती है। उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपको फिर जब कैपिटल में आते हैं तो आपको कैपिटल के एरियाज़ में आने से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं कि जो कि मिलने लग जाती हैं। तो ये उन्हीं फैसिलिटीज़ के मज़े जो है ना वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी वगैरह ईस्ट यूपी की तरफ आ रहे हैं, तो बस उसी के मज़े ले रहे हैं। खैर वीडियो इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों का जिससे इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है, वो भी बताइएगा। और कौन कौन है यूपी से? हाँ यूपी ये से, यूपी ये से। यूपी और बिहार। यूपी, बिहार बिहार। तो थोड़ा सा दूर बन जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन यूपी वो से। भी और जरूर हम लोग कमेंट मिलते हैं सेक्शन एक में और बताइएगा। नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।